हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से अपने टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेज में। तो आज हम फिर से आपके सामने 8th क्लास का वीडियो लेके आ गए हैं। ये 8th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में फोर्स के बारे में पढ़े हुए थे। उस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में पढ़े हुए थे। और 2 टाइप का फोर्स होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और इस तरफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये बनाए हुए थे। उसमें हम लोग मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम बात कर दिए हुए थे। अगर तुम लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हुए हो तो यहाँ आई बटन पे लिंक आएगा, उस वीडियो को जाकर देखो, सब कुछ आ जाएगा समझ में। और फिर ये वाला वीडियो देखो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में हम क्या किए हुए थे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बता रहे थे। मतलब ऐसा फोर्स जो मोशन का अपोज करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आया बात समझ में। ऐसा फोर्स जो मोशन का करेगा अपोज, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, उसके बाद इस फ्रिक्शनल फोर्स में हम तुम लोग को 3 टाइप बताए हुए थे। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसमें 3 टाइप बताए हुए थे ना। सबसे पहला बताए हुए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगे और वो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो सेकेंड वाला फ्रिक्शन है ना, सेकेंड वाला फ्रिक्शन तुमको बताए हुए थे कि सेकेंड वाला फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड वाला जो फ्रिक्शन है, ये सेकेंड वाला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर सरफेस ऐसा है, झूला वाला एग्जांपल दिए थे, जो बचपन में ऐसे सीढ़ी चढ़ के झूला जाते थे और यहाँ से स्लोप में ऐसे आ जाते थे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और तीसरा टाइप का जो फ्रिक्शन होता है ना, वो तीसरे टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरे टाइप का जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरे टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब टोटल हम लोग 3 टाइप का फ्रिक्शन देखे थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। और तीनों के बारे में तुमको अच्छे से बताए हुए थे। और ये भी बता दिए हुए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा लगता है। उसके बाद जो वैल्यू होता है वो स्लाइडिंग का होता है। सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग का फ्रिक्शन का होता है। इतना बात कर लिए हुए थे। अब देखो, ये तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जान लिए। अब ये है कि फ्रिक्शन का कुछ एडवांटेज भी है और फ्रिक्शन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। मतलब सीधा सा बोलो तो हम लोग बहुत सारे जगह फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और बहुत सारे जगह फ्रिक्शन को कम भी करना चाहते हैं। आया बात समझ में। तो अब देखो, फ्रिक्शन का एडवांटेज कहाँ कहाँ है। हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो रोड पे जो चल पाते हैं वो चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं रहे, जैसे कि ऐसे सुनो, घर में पोछा लगा हुआ है और वहां पे अगर चलोगे तो फिसल जाते हो कि नहीं। तो वहां पे क्या हो गया कि जब हम लोग पोछा लगा दिए, मतलब फ्लोर पे जब तेल गिर गया है, ऑयल गिर गया है, तो इसके वजह से उसका फ्रिक्शन हो जाता है रिड्यूस। तो हम लोग उस पर आसानी से नहीं चल पाते हैं। तो हम लोग जो चल पाते हैं जमीन पे, वो किसके वजह से? तो वो फ्रिक्शन के वजह से ही। मतलब ये उसका एडवांटेज है। मतलब हम लोग जमीन पे पैर रखेंगे तो बदले में जमीन हम लोग को एक ग्रिप देगा, पकड़ के रखेगा, और जिसके बदले से हम लोग क्या करेंगे, जमीन को पीछे की तरफ थोड़ा सा धकेलेंगे, तो हम लोग को बदले में आगे की तरफ चले जाना होता है। न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से, उसको भी हम अच्छे से बता देंगे, वो बाद वाले लेक्चर में आएगा। आया बात समझ में। ये फ्रिक्शन का पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज सुनो, हम लोग जो लिखते हैं किसी भी चीज पे, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे हम लिखे, तुम जैसे पेपर पे लिख रहे हो कुछ, तो ये भी जो लिख पा रहे हैं ना, ये भी लिख पा रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ही। आया बात समझ में। याद करो, जब बचपन में सबसे पहला पढ़ने शुरू किए थे तो बचपन में स्लेट दिया गया था पढ़ने के लिए, चौक से लिखना होता था। ऐसा इसीलिए किया गया था ना, क्योंकि वो जो स्लेट होता है और वो जो चौक होता है, वो उसके बीच में जो फ्रिक्शन देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा, छू के देखना, बहुत ज्यादा रफ सरफेस होता है। तो आसानी से तुम्हारा जो चौक है वो उस पर बढ़े, मतलब तुमको लिखने में ज्यादा अच्छा लगे। और अभी अगर तुमको बचपन में ही बोल दिया जाएगा इस बोर्ड पे लिखना है, तो लिखोगे ना, तो कुछ लिखोगे, लिखा कुछ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अब देखो, जब स्लेट खत्म हुआ उसके बाद तुमको दिया गया एक कॉपी दिया गया और पेंसिल दिया गया, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम फ्रिक्शन उसमें था, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी है। जब तुम 4-5 क्लास में गए तब तुमको पेन दिया गया लिखने के लिए, उसके बाद पेन से लिखना शुरू किए। अभी तुम आगे इस बोर्ड पे लिखो, तो अब तुम कर सकते हो, ऐसा सही से लिख सकते हो। तो ये जो स्टेज है ना, जो हम लोग को किया गया कि पहले स्लेट दिया गया, फिर उसके बाद पेंसिल और पेपर दिया गया, फिर पेन और पेपर दिया गया, तो ये जो स्टेज है ये एक्चुअली क्या किया गया कि फ्रिक्शन को धीरे धीरे कम कर दिया गया। अगर बचपन में ही तुमको सबसे पहले बोर्ड पे दे दिया जाता लिखने के लिए, तो नहीं लिख पाते सही से। आया बात समझ में। मतलब कि फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग जो कुछ लिखते हैं इसमें। तो 2 रोल बताए फ्रिक्शन का।
मतलब हम लोग चल पाते हैं जमीन पे फ्रिक्शन की वजह से, हम लोग कुछ लिख पाते हैं ये भी फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज हुआ ये सब। अब देखो फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज सुनो। फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हम लोग साइकिल चलाते हो ना, साइकिल, तो साइकिल चला के जाते हो, 2 पैडल मारोगा छोड़ दो, साइकिल थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाता है। तो ये इसीलिए हुआ ना क्योंकि जो रोड का सरफेस है और साइकिल का जो टायर है उसके बीच में फ्रिक्शन है, होना भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो साइकिल ही नहीं चला पाओगे। अगर मान लो जैसे कि साइकिल का जो रिम है, जो चक्का है ना, वहां उसके बीच में फ्रिक्शन होता है ना, अगर उसके बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहा तो हमको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो इस सारे जगह पे हमको फ्रिक्शन को करना पड़ता है कम। तो उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए जब तुम साइकिल दुकान पे साइकिल बनवाने जाते हो तो उसमें ऑयल डाला जाता है। ये ऑयल डाल के हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। आया बात समझ में? अब देखो एक और चीज जो फ्रिक्शन को कम करने का बहुत सही तरीका है वो क्या है कि बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करना। जैसे देखे हुए होगे तुम्हारा साइकिल का हैंडल होगा, कभी साइकिल ठीक करवाने गए होगे तो ये ऐसा होता है, ऐसा यहाँ जो है वो हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, हैंडल लगा हुआ है तुम्हारे साइकिल का। और यहाँ पे देखो कि छोटा छोटा बॉल लगा हुआ है, ये छोटा छोटा बॉल लगा हुआ है, ये बॉल लगा हुआ है। तो अब ये जो डिवाइस है ना इसी को हम लोग बोलते हैं बॉल बियरिंग। मतलब अब अंदर वाला फिक्स कर दो तो बाहर वाला क्या होगा, आसानी से उस पर घूम सकता है। और घूम सकता है तो इसके बीच में हम लोग ये छोटा छोटा बॉल लगा के क्या कर दिए, ये बॉल जो है ये रोलिंग फ्रिक्शन देगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, मतलब वो हैंडल आसानी से घूम सकता है। आया बात समझ में? तो फ्रिक्शन को यहाँ पे हमको कम करने का जरूरत था। तो कम कैसे किया, तो कम किया गया बॉल बियरिंग लगा के। दूसरा तरीका सिखाया, ऑयल डाल के फ्रिक्शन को कम करते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड, तो क्या करते हो, पाउडर डाल देते हो ना, पाउडर। तो पाउडर डाल देते हैं हम लोग, क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ऐसे मारे, स्ट्राइक करें उस गोटी को, तो आसानी से वो जाके और उस वाले होल में चले जाए। आया बात समझ में? तो इस सारे जगह हम लोग फ्रिक्शन को करते हैं कम। क्लियर है? मतलब फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों अपना अपना है। तो जहां पे एडवांटेज का जरूरत होगा वहां पे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, जहां पे डिसएडवांटेज होता है वहां पे फ्रिक्शन को हम लोग कम कर देते हैं। आया बात समझ में? इतना क्लियर होगा? चलो आगे बढ़े। ये बता दिए पूरा का पूरा फ्रिक्शन के बारे में। अब इस तरफ आ जाओ। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया पूरा खत्म। कॉन्टैक्ट फोर्स में बोला गया था, कॉन्टैक्ट फोर्स में, अच्छा ये जो चीज बोले हैं इसको लिखा दे क्या, ये जो अभी बोले एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको तो खुद से कर लोगे, करने का जरूरत नहीं है, नहीं लिखाते हैं। अब देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो था वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया है खत्म। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना। जैसे कि मस्कुलर फोर्स सबसे पहले बताए थे, मसल्स के बीच में कॉन्टैक्ट। दूसरा क्या बताया, अभी जो बताया फ्रिक्शनल फोर्स बताया, इसमें भी क्या होता है, दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होता है तभी लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ खत्म। अब आगे आ जाओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं और फिर भी फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया कि ऐसा फोर्स जो एक मैग्नेट और दूसरा भी मैग्नेट हो या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हो, तब जो उसके बीच में फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। डिफिनीशन यहां पे हम लिख देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डिफिनीशन लिख रहे हैं, फोर्स which is acting between magnet and magnetic substance is called magnetic force। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो किसी मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट भी हो सकता है, जैसे करते हो ना, एक मैग्नेट ले दो, ये दूसरा मैग्नेट लेते हो, अब दोनों मैग्नेट को लाए, क्या हुआ, एक टाइम पे आने के बाद दोनों चिपक जाता है। चिपका क्यों, एकदम पास में आ गया, फोर्स लगा तभी नहीं एकदम पास में आया है। या फिर ऐसा होता है उस मैग्नेट को उल्टा कर दो, अभी इसको ऐसे ऐसे पकड़ के लाओ, अब थोड़ा दूर आने के बाद क्या होगा, ये ऐसे ऐसे भागना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वाला मैग्नेट क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाना शुरू किया और इस फोर्स लगाने की वजह से ये वाला मैग्नेट जो है, ये वाला मैग्नेट थोड़ा आगे खिसकना चालू हो गया। आया समझ में? तो ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच में या फिर एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे आयरन हो गया, आयरन लोहा,
वो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उससे जाके चिपका दो, चिपक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसा फोर्स जो कि किसी मैग्नेट के बीच में लगे और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जाके लगे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आए बात समझ में? अब देखो, ये मैग्नेट जो होता है ना, ये जो मैग्नेट हम लोग देखते हैं, इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ये जो ऐसा मैग्नेट तुमको देखने को मिलता है, इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। और जब भी बार मैग्नेट लोगे ना, तो उसमें दो पोल होता है, इस मैग्नेट का दो पोल होता है। एक पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, मतलब मैग्नेट का दो पोल होता है, एक पोल को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। मैग्नेट का टोटल दो टाइप का पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। क्लियर है? मैग्नेट का टोटल दो टाइप का पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी देखो, अब अगर ऐसा करोगे कि ये बार मैग्नेट है, ये लिख लिए होगे, चलो ये लिख लो, उसके बाद देखो हम इसमें और कुछ सिखाते हैं। ये एक मैग्नेट है और एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पे ले आए, ये एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे भी हम इसका साउथ पोल लाते हैं एक मैग्नेट का, तो दूसरा नॉर्थ पोल इस तरफ होगा। हमेशा कितना भी छोटा मैग्नेट है उसमें दो पोल होगा ही होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। तो अभी देखो क्या हुआ है कि इस वाले का साउथ पोल और इस वाले का साउथ पोल दोनों एक तरफ आ गया है ना, इसका साउथ दोनों पास पास में है ना। तो अगर साउथ साउथ पास में आ जाए या नॉर्थ नॉर्थ पास में आ जाए, तो ऐसे पोल को हम लोग बोलते हैं लाइक पोल। लाइक पोल का मतलब क्या हो गया? साउथ साउथ लाइक बोलेंगे, नॉर्थ नॉर्थ लाइक बोलेंगे। अनलाइक क्या हो गया? साउथ नॉर्थ अनलाइक हो गया, नॉर्थ साउथ अनलाइक हो गया। आया बात समझ में? तो जब भी लाइक पोल आता है ना पास पास में, तो ये लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या हो गया? दूर जाएगा, दूर जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे पॉइंट लिख दें, यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि लाइक पोल जो होता है ना, लाइक पोल वो एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल का मतलब दूर जाना। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। और वहीं यहाँ पे अगर अनलाइक पोल आ गया ना, अनलाइक पोल, तो ये अनलाइक पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल एक दूसरे से दूर जाएगा, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ है, ये दोनों मैग्नेट दूर जाना चाहेगा। अब यहाँ पे ऐसे ही कर दें कि यहाँ पे अब नॉर्थ बना दो, इस तरफ साउथ बना दो, तो ये नॉर्थ और साउथ हो गया। तो अब देखो अनलाइक पोल हो गया ना, तो अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ये आके आपस में चिपक जाएगा। आया बात समझ में? तो अब बात समझ में आया कि बचपन में जो ऐसा करते थे, एक मैग्नेट लेते थे, दूसरा मैग्नेट लेते थे, इसको इसके पास में ला देते, तो ये दूर भागने लगता था। दूर कब भागने लग रहा होगा? जब इस वाले का नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ बगल बगल में आता होगा, या इस वाले का साउथ इस वाले का साउथ दोनों एकदम बगल बगल में आया, तभी वो दोनों दूर भागता था। अगर उल्टा हो जाए, चिपक जाता था ना, ये कब होगा? जब इसका नॉर्थ इसका साउथ एकदम पास में आ जाए, चिपक जाएगा, या इसका साउथ इसका नॉर्थ एकदम पास में आ जाएगा, तो दोनों चिपक जाएगा। तो यही बताया कि लाइक पोल रिपेल करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम तुमको ये बताना चाह रहे थे ना कि जो फोर्स मैग्नेट के बीच में लगता है, ये मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आया बात समझ में? मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इस बात को लिख देते हैं यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दिए। आया बात समझ में? अब अगला देखो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अगला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया बात समझ में? तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ध्यान से देखते रहोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन, मैग्नेट नहीं, यहाँ पे मैग्नेट हटा दो, ये पूरा भरा देते हैं। फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन two charge particle. Force which is acting between two charge particle. Force which is acting between two charge particle is called electrostatic force. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया बात समझ में? ऐसा फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे देखो यहाँ पे हम दो चार्ज पार्टिकल बनाते हैं,
ये एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज पार्टिकल को क्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। तो इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगेगा, और ऐसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया बात समझ में? अब देखो, अभी हम बताए थे ना कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी तरीके से चार्ज भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। चार्ज जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का चार्ज होता है। कौन कौन से टाइप का? तो एक चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक टाइप को बोलते हैं, एक चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा चार्ज होता है ना, दूसरे चार्ज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, दूसरे चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो टोटल दो टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। आए बात समझ में? तो चार्ज कितने टाइप का? दो टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यू से लिखे और दूसरा माइनस क्यू से। इतना बात आया समझ में? अब देखो, अब फिर से वही कि अगर लाइक चार्ज होगा ना तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लाइक चार्ज करने का मतलब क्या हो गया? अगर एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। आया बात समझ में? अगर इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर लेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कर लेगा। आया बात समझ में? अगर लाइक चार्ज रहेगा, लाइक चार्ज करने का मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्ज रहेगा तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। अभी जो बोले उस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होता है ना, लाइक चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और साथ में ये भी लिख दें कि अनलाइक चार्ज जो होता है ना, अनलाइक चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आया बात समझ में? मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स की तरह अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। आया बात समझ में? मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। आया बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इतना बात क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अब एक बार हम इसका डायग्राम बना के सिखा देते हैं कि कैसे अट्रैक्ट करता है और कैसे रिपेल करता है। एक बात यहाँ पे सिखा देते हैं, देखोगे, ध्यान से देखोगे, सब आ जाएगा समझ में। नोट कर लिए थे हम सब कोई? नोट करते हुए जाना। यहाँ पे देखो, एक जैसे कि प्लस क्यू बनाए और दूसरा यहाँ पे माइनस क्यू बनाए, तो अब क्या हुआ? अनलाइक चार्ज ना, तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इधर जाना चाहेगा, ये वाला इधर आना चाहेगा। ठीक है? अगर ऐसा बना लो, ये वाला भी प्लस क्यू बना लो, ये वाला भी प्लस क्यू बना लो, तो दोनों क्या है? लाइक चार्ज है ना, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो अब रिपेल होगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। आया बात समझ में? अगर मान लो यहाँ निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया? लाइक चार्ज हो गया, दोनों निगेटिव, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो ये सब जो हो गया वो रिपल्सन हो गया। तो बात आया समझ में कि अगर लाइक चार्ज है इधर इधर, ये लाइक चार्ज, ये भी लाइक चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अट्रैक्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? तो हमको लग रहा है कि अब तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्लियर हो गया होगा। तो दो टाइप का फोर्स बता दिए, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा बच गया है, तो अब तीसरे फोर्स पे चलो, और इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो दो मास के बीच में लगता है।
जैसे ये एक टाइप का मास है, ये दूसरे टाइप का मास है, मतलब ऐसा बॉडी जिसके पास मास हो, तो इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस दोनों के पास चार्ज लगता तब कौन सा फोर्स लगता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इस दोनों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता तब कौन सा फोर्स लगता? मैग्नेटिक फोर्स। आया बात समझ में? तो इस दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ मास है और कुछ नहीं है, तब कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात आया समझ में? तो अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो डिफिनीशन लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन लिख देते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है ऐसे के बीच में लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखो यहाँ पे एक मास हम है, इसको लिख दिए m1, दूसरा मास है m2। अब जो इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, उस बात को सुनो। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। अभी देखे थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों, मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों, लेकिन ये जो फोर्स है मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एट्रैक्टिव भी होता है, सिर्फ एट्रैक्टिव ही होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। आया बात समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव ही होता है। क्लियर है? तो इसको लिख दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक टाइप का एट्रैक्टिव फोर्स है। लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है। क्लियर है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होता है। आया बात समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कोई पूछेगा, एट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी, मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। एकदम अच्छे से याद हुआ? तो सारा का डिफिनीशन मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल सबका डिफिनीशन याद कर लेना, और उसके बाद कौन सा टाइप एट्रैक्टिव होता है, कौन सा रिपल्सिव होता है, कब एट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है, ये सब अच्छे से हो जाएगा क्लियर। आया बात समझ में? तो इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहो, ठीक है? अच्छे से रहो।